2047 तक भारत के सबसे विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प की नींव यशस्विता से रखने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का लातूर नगरी में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। अरे कौन आया, कौन आया? अरे कौन आया, कौन आया? अरे कौन आया, कौन आया? मी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी यांना विनंती करते की त्यांनी हा मोमेंटो देऊन, मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा मोमेंटो देऊन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यांचं स्वागत लातूरकरांच्या वतीने करावं। मोदी, मी महायुतीचे उमेदवार माननीय खासदार सुधाकर शृंगारेजी व मंत्री संजय बनसोडेजी यांना विनंती करते की आपण लातूरचे ग्रामदैवत सिद्धेश्वर महाराज यांची प्रतिमा देऊन आदरणीय मोदीजींना सन्मानित करावं। ज्यांनी या भूमीत 1000 शिवलिंग स्थापित केले असे शैवपंथीय सिद्धेश्वर महाराज हे लातूरचं आराध्य दैवत आहेत। बोला सिद्धेश्वर महाराज की। यानंतर मी आमंत्रित करते जनतेसाठी सदैव संघर्ष करणारा संघर्ष योद्धा श्री संभाजी पाटील निलंगेकरजी यांनी धनगरी पगडी देऊन मोदीजींचं स्वागत करावं। ही पगडी, हा पिवळा फेटा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा मूलभूत अंग आहे, प्रतीक आहे। किरण पाटीलजी यांना विनंती करते, घोंगडी व काठी देऊन त्यांनी मोदीजींचा सन्मान करावा। प्रत्यक्ष खंडोबा ज्यावर विराजमान होतात ती ही घोंगडी पवित्रता दर्शवते, तर ही काठी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत विठोबा, भैरोबा, खंडोबा यांनी धारण केलेली आहे। सकल समाजाचे हे प्रतीक देऊन आपण आदरणीय मोदीजींचं स्वागत करतोय। यासोबतच आपण मोदीजींना शिवराज्याभिषेकाची प्रतिमा भेट स्वरूप देत आहोत। ये वर्ष हम पूरे देश में 350वीं शिवराज्याभिषेक दिवस की सालगिरह मना रहे हैं। 800 साल की गुलामगिरी को परक्रिय आक्रांताओं को छाती पर जिन्होंने हिंदवी स्वराज का भगवा लहराया और स्वराज की स्थापना की, विश्व के लिए प्रेरणादायी छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवराज्याभिषेक प्रतीक यह प्रतिमा हम सबके लिए वंदनीय है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। यानंतर मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथ शिंदेजी यांना विनंती करते की त्यांनी या भव्य सभेस संबोधित करावं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। लातूरच्या या भूमीमध्ये जगातील सर्वात लोकप्रिय असे देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचं मनापासून स्वागत करतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। आणि आजच्या या विराट सभेला उपस्थित राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आपले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणजी, आपले उमेदवार सुधाकर शृंगारेजी, व्यासपीठावरील सर्व महायुतीचे पदाधिकारी आणि भर उन्हात एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित लातूरकर बांधव, भगिनी, मातांनो आणि पत्रकार मित्रांनो, मोदीजींना तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री करण्यासाठी लातूरची जनताही आतुर झालेली दिसतेय। त्यामुळेच आग ओकणाऱ्या सूर्याची पर्वा न करता इथं मोठा जनसागर लोटला आहे आणि
काँग्रेसचा पारंपरिक गड 10 वर्षापूर्वीच लातूरकरांनी उद्ध्वस्त करून टाकलाय आणि महायुतीचा नवा प्रगतीचा नवा पॅटर्न मतदारांनी या ठिकाणी सेट केलाय. लातूरचा हा जिल्हा आता महायुतीचा बालेकिल्ला झालेला आहे आणि म्हणून त्यामुळे सुधाकर राव मोदीजींच्या आणि आपल्या आशीर्वादाने तर यावेळेस नक्की विजयी होणारच आहेत. प्रचंड मताधिक्याने विजयी होतील आणि सुधाकर रावांना मत म्हणजे आपल्या मोदीजींना मत आणि सुधाकर रावाला मत म्हणजे आपल्या देशाच्या प्रगतीला मत. हे आपलं समीकरण ठरलेलं आहे. काँग्रेसने या देशात भ्रष्टाचाराचा पॅटर्न सेट केलाय, पण गेली 10 वर्षात एकच पॅटर्न चालतोय. कोणता? मोदी पॅटर्न. बाकी पॅटर्न सगळे गेले भंगारात. देशसेवेचा, राष्ट्रभक्तीचा, सर्वसामान्य माणसाच्या जनतेचा, प्रगतीचा असा हा मोदी पॅटर्न है. मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को समर्पित है असं मोदीजी आपल्याला नेहमी सांगतात आणि ते खरं आहे. 10 वर्षात आपण त्याचा अनुभव घेतलेला आहे. 10 वर्षात एकही सुट्टी घेतली आहे का मोदीजींनी? मग 10 वर्षात एकही सुट्टी न घेणारा प्रधानमंत्री आपल्याला लाभलाय ना. आणि म्हणून 20-20 तास काम करणारं हे नेतृत्व किती एनर्जी आहे, किती ऊर्जा आहे, काय कुठून येते? हे ईश्वराची कृपा आहे. आणि त्यांना पाहिल्यानंतर आपण पण चार्ज होऊन जातो सगळे. आपल्याला ऊर्जा आणि प्रेरणा येते. बरोबर आहे ना? आणि म्हणून आपल्याकडे विजन आहे, त्यांच्याकडे मतांचं राजकारण आहे. आपल्याकडे देशाच्या विकासाचा रोडमॅप आहे, त्यांच्याकडे रोडवर फिरवून देखील लॉन्च न होणारा युवराज आहे. किती फिरला? चांद्रयान लॉन्च झालं, परंतु राहुल गांधी काही लॉन्च होऊ शकले नाही. आणि म्हणून आपल्याकडे समृद्धीची धोरणं आहेत, त्यांच्याकडे न उगवणारं बेरणं आहे. आणि म्हणून 2014ची निवडणूक आठवा. 2G स्कॅम, CWC स्कॅम, स्पेस स्कॅम, कोळसा घोटाळा, अगस्टा वेस्टलँड घोटाळा, नॅशनल हेराल्ड स्कॅम अशी घोटाळ्यांची मालिका आपण ऐकत होतो. आता काय ऐकतोय? 80 कोटी जनतेला मोफत राशन, अन्नधान्य, 10 कोटी गरिबांना पक्की घरं, 50 कोटी गरिबांचं जनधन बँकेत खातं, 26 कोटी लोकांना 5 लाख रुपयाचा आरोग्य विमा, 28 कोटी लोक जनता दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर. काँग्रेस म्हणत होती गरिबी हटाव, गरिबी हटाव. गरिबी हटली का? गरीब हटला, परंतु खरी गरिबी हटवण्याचं काम आपल्या मोदीजींनी केलंय आणि त्यांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडे आहेत. आणि म्हणून आज आपण पाहतोय भारताची अर्थव्यवस्था 5व्यावर आणली आहे. 3ऱ्यावर आणण्याचा निर्धार मोदी साहेबांनी केला आहे. आणि म्हणून सगळं वाढलं. एक्सपोर्ट डबल झालं, FDI डबल झाला, सेन्सेक्सचे दर वाढले, 75,000चा रेकॉर्ड झाला. आणि किती कामं वाचणार? यादी वाचू शकत नाही. आपल्याला प्रधानमंत्री महोदयांचं भाषण ऐकायचं आहे. दुष्काळग्रस्त लातूरकरांना रेल्वेने पाणी पोहोचवलं, त्यावेळेस देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते, त्यांच्या सरकारमध्ये मी होतो. आणि पाण्यासाठी या राज्यात आता वनवन फिरावं लागणार नाही. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आपलं महायुतीचं सरकार
मी देवेंद्रजी अजितदादा आम्ही काम करतोय 24/7 आपलं काम सुरू आहे आणि म्हणून लातूरकरांना दुष्काळ मुक्त करण्यासाठी अनेक सिंचनाच्या योजना आपण आखलेल्या आहेत. मोदीजींच्या आशीर्वादाने मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनाही सुरू होते, जी महाविकास आघाडीने गुंडाळून ठेवली होती. जलयुक्त शिवार योजना बंद केली होती, ती पुन्हा आपण सुरू करतोय. वंदे भारत ट्रेन्स देखील हा लातूरचा पॅटर्न आहे. 400 पैकी 120 ट्रेन या लातूरच्या कोच फॅक्टरीत तयार होतात. हे मोदीजींचं काम आहे. हे मोदीजींचं खऱ्या अर्थाने हे महाराष्ट्रावरचं प्रेम आहे. आणि म्हणून अडचणीत सापडलेल्या साखर कारखान्यांना देखील 10,000 कोटी इन्कम टॅक्स माफ करणारे हे मोदीजी आहेत. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नसलेल्या मोदींजींना टार्गेट करण्यासाठी मुद्दे नसल्याने संविधान धोक्यात आलंय, संविधान धोक्यात आलंय असं विरोधक बॉम्ब मारतायत. परंतु महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळेच एक गरीब घरातला मुलगा आज या देशाचा पंतप्रधान होऊ शकला आणि आदिवासी समाजाची महिला या देशाची राष्ट्रपती होऊ शकली. आणि म्हणून अशा या पवित्र संविधानाला कुणी धक्का लावू शकत नाही. जब तक सूरज चांद रहेगा बाबासाहेब का संविधान कायम रहेगा, हे मोदीजींनी स्वतः सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून काँग्रेसने बाबासाहेबांचा पराभव केला. आज फक्त वोट बँकेचं राजकारण करून गरिबांना, दलितांना, शोषितांना फसवतात. आणि म्हणून आपण सावध राहिलं पाहिजे. आणि खऱ्या अर्थाने जे डिजिटल पेमेंट करणारे आपल्या ॲपचं नाव काय, तर खऱ्या अर्थाने भीम ॲप, म्हणजे बाबासाहेबांचं नाव त्याला दिलं मोदीजींनी. मऊ येथील बाबासाहेबांचं जन्मस्थळ, चैत्यभूमी, दिल्ली, लंडन मधले बाबासाहेबांचं घर मोदीजी विकसित करतायत. हे बाबासाहेबांच्या बद्दलचं प्रेम आहे. आणि म्हणून संविधान दिन साजरा करण्याचं काम काँग्रेसने नाही केलं, आपल्या मोदीजींनी केलंय, हे ते विसरले. आणि म्हणून बाबा साहेब का संविधान है सबसे महान, हर भारतवासी की वो है जान. आणि म्हणून आपण सावध राहूया. जिथं जिथं प्रचार करतात त्यांना ठोकून काढलं पाहिजे. आपण त्यांना सांगितलं पाहिजे हे चुकीचा गैरसमज पसरवत आहेत. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की जय श्रीराम म्हटल्यावर रावणातल्या सैन्यातल्या राक्षसांना राग यायचा, तसाच राग आता या लोकांना येऊ लागलाय. तेच लोक आता मुंह में राम बगल में छुरी घेऊन फिरतायत. मतदार त्यांना थारा देणार नाहीत. जो नहीं राम का वो नहीं काम का. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, आपण लवकरच खऱ्या अर्थाने ज्या सभा होत आहेत महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये, लोक प्रचंड वेडी झाली आहेत मोदीजींच्या सभा ऐकायला. त्यांचं नुसतं हेलिकॉप्टर आलं तरी लोक उभे राहतात उठून. एवढी लोकप्रियता मला सांगा देशात, जगात कुठल्या नेत्याला लाभली आहे? आणि असा प्रधानमंत्री आपल्या देशाला लाभलाय, हे आपलं भाग्य आहे. आणि म्हणून किती काही ओरडले त्यांच्या नावाने तरी सुद्धा, जेवढ्या शिव्या शाप देतील तेवढी जनता त्यांच्या साथ येते. 2014ला पण ते दाखवलं. 2019ला तर विरोधी पक्ष नेता देखील बनू शकले नाही. 2024ला तर मला वाटतं 40 वरचा एक शून्य निघेल आणि 4 राहतील की नाही माहित नाही. आणि म्हणून एक कहावत आहे, हाती चलते बाजार. मग ते कोण आहेत? ते कोण आहेत ते तुम्ही ठरवा. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतो, आपल्या देशाने 30 अस्थिर सरकार पाहिली आहेत. त्यांच्या काळात देशाची झालेली अधोगती पाहिली आहे, भ्रष्टाचार बघितलाय. आणि म्हणून गेल्या 10 वर्षामध्ये स्थिर सरकार मोदीजींनी दिलंय.
आणि म्हणून देशाची प्रगती पण आपण पाहतोय, विकासाची फळ जनता चाखतीये. त्यामुळे जनतेला या देशाला स्थिर सरकार पाहिजे आणि स्थिर सरकार देण्याचा या मनगटात कुणाचा जोर आहे? फक्त मोदीजींच्या. कारण त्यांचा उद्देश जनतेची सेवा करणं आहे, देशाची सेवा करणं आहे. त्यांच्या नसा देश सेवा आणि राष्ट्रभक्ती या ठिकाणी भिनलेली आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो, अब की बार 400 पार आणि फिर एक बार सुधाकर शृंगारपुरे यांच्या निशाणी कमळच्या समोर येत्या 7 तारखेला बटन दाबून सुधाकर शृंगारपुरे यांना विजयी करा एवढी विनंती करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय. जो भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज और जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर जी के पदस्पर्शों से पावन हुई है, इस देश में सबसे पहले समता का विचार देने वाले जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर जी के पंचवचनों पे मुझ जैसे लाखों मार्गक्रमण कर रहे हैं. आज इस पवित्र मंच से बसवण्णा के शरणी के नाते मुझे संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सौभाग्य है लातूर का कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं. मैं नव भारत के जनक माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस भव्य जनाशीर्वाद सभा को संबोधित करें. भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. शैक्षणिक क्षेत्रात लातूरचे नाव गाजवणारा लातूरकरांना माझा नमस्कार. आई तुलजा भवानी और सिद्धेश्वर महादेव को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. भाइयों और बहनों, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है. छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी प्रेरणा है. उन्हें जब राजपाट मिल गया तो वो भी आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वराज के लिए निरंतर आगे बढ़ने का रास्ता चुना. उनको अपनी चिंता नहीं थी, उनको राष्ट्र की चिंता थी. और इसलिए ये चुनाव जो है वो भी सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हमारे सुधाकर जी को सांसद बनाना है. ये बड़े ध्येय का चुनाव है, ये बड़े लक्ष्यों का चुनाव है. और इसलिए सुधाकर जी जैसे साथियों का संसद में पहुंचना और मुझे मजबूत करना, और इसलिए मैं आपके पास आशीर्वाद मांगने आया हूं. अब आप मुझे बताइए, जो लोग प्रधानमंत्री भी किस्तों में बनाना चाहते हैं, वो बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं क्या? कुछ अचीव कर सकते हैं क्या? आपको पता है ना, उन्होंने तय किया है
हर वर्ष एक प्रधानमंत्री, दूसरे वर्ष दूसरा, तीसरे वर्ष तीसरा। बताइए साथियों, मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के शाहजादे को बुखार चढ़ जाता है। कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है। भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधानमंत्री पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। 5 साल में 5 पीएम का इनका प्लान, यानी बारी बारी देश को लूटने की योजना। मैं जरा लातूर के भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को रत्ती भर भी मौका दे सकते हैं क्या? दुनिया के इस चुनौतीपूर्ण समय में क्या हम देश को अस्थिरता में झोंक सकते हैं क्या? भाई और बहनों, कांग्रेस ने आपको लूटने का भी एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। कांग्रेस कहती है कि वो पहले देशवासियों की कमाई का एक्सरे करेगी, फिर आपकी संपत्ति पर कब्जा करेगी और फिर उसे अपने वोट बैंक को बांट देगी। आप मुझे बताइए, आप अपनी संपत्ति कांग्रेस को देना चाहेंगे क्या? उनकी सरकार कब्जा करना चाहे, कब्जा करने देंगे क्या? ये आपकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, उसको लूटने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपकी वर्तमान कमाई पर ही नहीं है, लेकिन आप जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस गीध नजर लगा करके बैठी हुई है। आपने सुना होगा उनके महाशय क्या कह रहे हैं। अब हमारे देश में तो हम लोग खुद मेहनत करते हैं, भोग नहीं करते हैं, जरूरत से ही जिंदगी पूरी करते हैं और पाई पाई बचाते रहते हैं। हमारे स्वभाव में है और हर मां बाप की इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ बचाएं ताकि मरने के बाद कुछ अपने संतानों को दे करके जाएं। ये हर मां बाप की इच्छा होती है कि नहीं होती है? गरीब से गरीब मां बाप होगा तो भी बच्चों को कुछ दे करके जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है? अब ये कहते हैं कि आपने जो कमाया है, जो जमा किया है, वो पूरा का पूरा आप अपने संतानों को नहीं दे सकते हैं। अगर आपने 10 एकड़ भूमि है और बच्चों को मरने के बाद देना चाहते हो तो 5 एकड़ दे पाओगे। 5 एकड़ ये कांग्रेस का मकसद है, वो ले लेंगे। आपके पास 2 घर हैं तो 1 घर आप बेटे को नहीं दे पाएंगे, 1 ही दे पाएंगे। और इसलिए वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात करते हैं।
जो मरने के बाद आपकी संपत्ति बच्चों को मिलने वाली है, उसमें से आधे से ज्यादा 55% वो मार लेंगे। क्या ऐसे कातिल पंजे जो आपकी मेहनत की कमाई को लूटना चाहते हैं, ऐसे पंजे को कहीं पर भी जगह मिलनी चाहिए क्या? आज पूरा देश जानता है, ये कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने अपने बच्चों के लिए कौन सी विरासत छोड़ी। ढेर सारा पैसा, देश के प्राइम लोकेशंस की जमीनें, पावर और प्रिविलेज, और कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने 6 दशक में देश को कौन सी विरासत दी? देश को विरासत में वो गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे पाए हैं। अरे शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। साथियों, आज आप किसी भी दिन अगर टीवी देखिए, अखबार उठाइए, ऐसी अनेक खबरें होती हैं जो बताती हैं कि हमारा देश, भारत कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी शिंदे जी कुछ वर्णन कर रहे थे। कोई न कोई सेक्टर, चाहे मार्केट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, कोई न कोई अच्छी खबर, विकास की खबर, हमारे भविष्य को मजबूती देने वाली खबर, कोई न कोई नया रिकॉर्ड बनता हुआ हर दिन कहीं पढ़ने को मिलता है, कहीं सुनने को मिलता है, कहीं जानने को मिलता है। लेकिन 2014 के पहले का समय याद कीजिए, वो कालखंड याद कीजिए, और ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, उन मेरे नौजवानों को मैं खास कहना चाहता हूं। आप उस समय 8 या 10 साल के होंगे, और इसलिए उस समय क्या हाल था वो शायद आपकी स्मृति में नहीं होगा, आपके ध्यान में नहीं होगा। और आप तो गूगल की दुनिया के लोग हो, गूगल गुरु के शिष्य हो। जरा 2014 के पहले गूगल पे जाके उस समय के अखबार और टीवी देख लीजिए, क्या मिलेगा? तब आपको पढ़ने को मिलेगा, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता था। कहीं पर मेला लगा है तो अनाउंसमेंट होता था, कहीं पर भीड़ जमा हो रही है तो अनाउंसमेंट होता था, सावधान, कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसको हाथ मत लगाना, कोई लावारिस बैग दिखती है तो पुलिस को जानकारी दो, कहीं लावारिस टिफिन बॉक्स दिखता है पुलिस को जानकारी दो, कहीं लावारिस कुकर दिखता है तो दूर रहो। क्यों? उसमें कहीं बम होंगे, हाथ लगाओगे तो बम फूटेगा। पूरे देश में 24 घंटे हर महत्वपूर्ण जगह पर ये लावारिस चीजों की सूचना दी जाती थी। मैं सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? जो पुराने लोग हैं बताइए, मैं सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? ये मोदी के आने के बाद कहां गई ये लावारिस चीजें भाई? देश तो वही है। उस समय, और मैं फर्स्ट टाइम वोटर को खास कहता हूं, जरा देखिए, उस समय अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी,
दिल्ली में बम ब्लास्ट, मुंबई में बम ब्लास्ट, भारतीय पुलिस आधुनिक आतंक से निपटने के लिए तैयार नहीं। आज भारत अपनी सीमाओं पर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है। कांग्रेस के उस दौर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा। डोजियर सौंपा, ये बहुत बड़ी खबर होती थी। हमारे कुछ ऐसे मीडिया में बैठे लोग थे, वो भी ताली बजाते थे, हाँ देखो डोजियर भेज दिया, मतलब घटना की फाइल भेजना। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत घर में घुस करके मारता है। अब नए भारत की हेडलाइन होती है मिशन एलओसी। भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके सजा दी। छपती है कि नहीं छपती है? साथियों, कांग्रेस ने अपने शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करके रख दिया था। तब की हेडलाइन होती थी, विकास दर एक बार फिर गिरी। ये खबरें होती थी, ये बैठे हैं सब यहां। 25 साल में सबसे खराब जीडीपी आंकड़ा। आज हेडलाइन होती है क्या? उस जमाने में होता था। आज हेडलाइन क्या होती है? भारत 2024 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कांग्रेस के राज में हर सुबह हम अखबारों में एक नए घोटाले का नाम पढ़ते थे। हेडलाइन होती थी, कोलगेट कोयले में इतने लाख करोड़ का घोटाला। अब आज हेडलाइन क्या होती है? आज भ्रष्टाचारियों के लिए हेडलाइन होती है, आप जानते हैं। आज हेडलाइन होती है, आज यहां से इतने करोड़ पकड़े गए, आज इतने करोड़ वहां से पकड़े गए, आज नोटों की गद्दियां गाड़ी के नीचे से पकड़ी गई, आज इतने रुपयों का ढेर गैराज में से पकड़ा गया। ये खबरें आती है कि नहीं आती है? और आपने मुझे ये काम के लिए बिठाया कि नहीं बिठाया है? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आज ये माल लूटने वाले जेलों के सलाखे में सड़ रहे हैं जी। और मैं देशवासियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को लूटा है, उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, हमारे देश के लोग हमेशा से ही परिश्रमी रहे हैं। हमारे देश का युवा हमेशा टैलेंटेड रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल तक भारत के युवाओं के सपनों को, भारत के नागरिकों के सपनों को कुचलने का पाप किया है। कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार की सोची, मोदी देश के हर परिवार की सोचता है।
मेरा भारत, मेरा परिवार। मैं चाहता हूं कि देश के नागरिकों के जीवन से सरकार का दखल पूरी तरह समाप्त हो जाए और इसलिए हम पुराने जो बेकार हो चुके कानून हैं उनको समाप्त कर रहे हैं, पुराने नियमों को आसान बना रहे हैं। पिछले साल ही हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म किया। आज जब देश के नागरिकों से ये बोझ हटा है, उनके सामने से रुकावटें हटी हैं, तो वो भी हर सेक्टर में बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको स्पोर्ट्स का उदाहरण देता हूं, खेलकूद का उदाहरण देता हूं, और हमारा महाराष्ट्र को देश को नाम देता है स्पोर्ट्स की दुनिया में। हमारे नौजवान, हमारी बेटियां अद्भुत करती है जी। आज ओलंपिक में, पैरालंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की खिलाड़ी दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं जी। भारत के नागरिकों में आया आत्मविश्वास हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और मैं, मेरे नौजवानों, मेरा ड्रीम है 2029 में युवा ओलंपिक हिंदुस्तान में हो। मेरा ड्रीम है 2036 में भारत में ओलंपिक का खेल हो। मोदी छोटा सोच ही नहीं सकता है जी। ये परमात्मा ने मुझे जब मैन्युफैक्चर किया ना, तो वो छोटे वाली चिप नहीं रखी है, बड़े वाली चिप रखी है। साथियों, लातूर की ये धरती हमें सिखाती है कि बड़ी से बड़ी आपदा से कैसे निकला जाता है। हमारे देश में भी करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत आपदा झेली है, संकट झेली है। ऐसे साथियों के लिए ही संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। एक ऐसी व्यवस्था है जिसे कोई नहीं छीन सकता। और मेरा तो दावा है, खुद बाबा साहब आंबेडकर आकर के भी अब इसको नहीं छीन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अब एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को कम करके अपने वोट बैंक को देना चाहती है। इस बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को, लातूर के लोगों को ये कांग्रेस से बहुत सावधान होने की जरूरत है। साथियों, कांग्रेस ने कभी एससी, एसटी, ओबीसी नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने दिया। कांग्रेस के मोदी से चिढ़ने की एक वजह यह भी है कि मोदी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित की बात करता है। आप पिछले 10 सालों में देखिए, 10 सालों में एससी, एसटी, ओबीसी के सबसे ज्यादा एमपी, एमएलए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% से ज्यादा मंत्री एससी, एसटी, ओबीसी समाज से है। आज देश का एससी, एसटी, ओबीसी समाज मोदी पर, बीजेपी पर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि 10 साल में ऐसे करोड़ों परिवारों का जीवन बदला है। किसी को मुफ्त राशन मिला, किसी को मुफ्त इलाज मिला,
ऐसे करोड़ों साथी हैं जिनको अनेक पीढ़ियों के बाद उनका पहला पक्का घर दिया। एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों के ऐसे लाखों नौजवान हैं जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। उनकी गारंटी मोदी ने ली। मोदी ने ऐसे करोड़ों युवाओं को मुद्रा लोन दिया और आज वो अपना कारोबार कर रहे हैं। ऐसा हर युवा आज कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2014 और 2019 में आपने हमें भरपूर आशीर्वाद दिए, आपने जनादेश दिया था। हमने उसका उपयोग किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए ही किया है। हमने एससी, एसटी का आरक्षण, जो पॉलिटिकल फील्ड का रिजर्वेशन है, हमने 10 साल आकर के बढ़ा दिया। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण दिया। हमने आपके जनादेश का सदुपयोग करते हुए देश की नारी शक्ति की दशकों पुरानी मांग को भी पूरा किया। एनडीए ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, एनडीए ने किसी का हक छीने बिना सामान्य समाज के जो गरीब परिवार के संतान हैं, उनके लिए 10% आरक्षण दिया। यानी एनडीए सरकार सामाजिक न्याय को ताकत देने वाली सरकार है। कांग्रेस और एनडीए अघाड़ी वाले जो झूठी बातें फैलाते हैं, उनके मन में खोट है। इस झूठ की आड़ में वो बड़ा खेल करने की फिराक में है। भाई और बहनों, देश पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस और समस्याओं के बीच एक अजीब रिश्ता है। कांग्रेस और समस्या ये जुड़वा भाई हैं। कांग्रेस कभी भी किसी समस्या को खत्म करने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि लोगों की परेशानी से ही वो वोटों की फसल काटती है। यहां लातूर में लंबे समय तक पानी की समस्या रही, लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने इस समस्या का स्थायी समाधान का प्रयास किया? हर घर पानी, हर खेत पानी पहुंचाने के लिए हम मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। यहां पहले देवेंद्र जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या फिर अब एकनाथ जी शिंदे की सरकार हो, पानी पर हम विशेष बल दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा पानी की योजनाओं को लटकाया है, भटकाया है। जलयुक्त शिवार हो, मराठवाड़ वाटर ग्रिड हो, ऐसे कामों में अघाड़ी की सरकार ने अड़ंगे लगाए। अब महायुति की सरकार सिंचाई के हर प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा कर रही है। साथियों, मोदी ने हर बहन के घर तक नल से जल पहुंचाने की गारंटी दी है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के 20,000 से अधिक गांवों में 100% नल कनेक्शन पहुंच चुके हैं। और यहां लातूर में भी हर घर नल से जल का लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। भाई और बहनों, लातूर शिक्षा और स्किल का एक सेंटर है। बीते 10 वर्ष में देश में शिक्षा और कौशल सेक्टर में अभूतपूर्व उपलब्धियों के रहे। आईआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, आईआईएम हो या एम्स, इनका दायरा बहुत अधिक बड़ा है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या और मेडिकल सीटों की संख्या दोगुनी हुई है। इसका लाभ लातूर के हमारे बेटे बेटियों को भी हो रहा। साथियों, लातूर आत्मनिर्भर भारत का भी हब बनता जा रहा है। भाजपा का मिशन है कि हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बने। भाजपा का संकल्प है कि मैन्युफैक्चर में आत्मनिर्भर बने। इन दोनों लक्ष्यों को पाने में लातूर के किसान और लातूर के नौजवान बहुत बड़ी भूमिका कर सकते हैं। यहां के सोयाबीन किसान भारत को दलहन तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।
ये जो रेल कोच फैक्ट्री यहां स्थापित हुई है, इसमें वंदे भारत ट्रेन के कोच भी बन रहे हैं। आने वाले 5 साल में देश के हर रूट में सैकड़ों नई वंदे भारत ट्रेनें चलेगी, वंदे भारत मेट्रो चलेगी। यही नहीं, विदेशों से भी मेड इन इंडिया ट्रेनों की डिमांड बढ़ रही है। इससे कितना काम यहां बढ़ेगा, नई फैक्ट्रियों के लिए कितनी संभावनाएं बढ़ेगी, ये आप सोच सकते हैं। मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति दी है। भाइयों और बहनों, लातूर को विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र का अहम सेंटर बनाने के लिए आपको भारी मतदान करना है। आप याद रखना, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। मेरे साथी सुधाकर तुकाराम संगारे जी को आपका मिलने वाला एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आप घर घर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, मतदान के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, घर घर जाना और परिवार के सब लोगों को कहना कि मोदी जी लातूर आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।